हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए हम लोगों ने इससे पहले जो था भोजन के घटक में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, वसा पढ़ लिया था, सॉरी कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, प्रोटीन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद वसा पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद विटामिन पढ़े हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। ठीक है, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, खनिज लवण। ठीक है, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, इनका क्या दायित्व होता है हमारे शरीर में, इससे हमें क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हम आपको क्या करेंगे आज क्लियर कर देंगे और आप पढ़ा देंगे। ठीक है, और मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग वीडियो देखते हैं कृपया शेयर किया करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जो भी कमियां हों प्लीज़ कमेंट किया करिए। ठीक है, जो भी आपको कमियां नज़र आ रही हैं उसको कमेंट करिए, उसमें सुधार होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यही कहता हूं कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, तो दोनों लोग मिल के सीखते हैं। क्या दिक्कत है? आप मेरी कमी बताइए, आपको जो प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए, मैं उसका हल दूंगा आपको। अगर मेरे लायक रहा या मैं उसमें समर्थ रहा तो ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो चीज़ें आपस में बांटने से चीज़ें क्लियर होती हैं, या क्या कहते हैं उसका समाधान निकलता है। तो मैं आपसे इसीलिए जुड़ता हूँ। मैं कभी कहता ही नहीं कि मैं गुरु हूँ। मैं बस इसलिए आता हूँ कि आप भी सीखिए, मैं भी सीखूँ, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य ही यही है। ठीक है, आपको नौकरी पानी है, मुझे कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। और एक मतलब कहते हैं कि उतना बड़ा स्तर तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक मतलब कहते हैं कि एक सम्मान पाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। अगर आपसे मिलेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं मिला तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, उसमें कोई वो नहीं है। बस मैं ये जानता हूँ कि कहते हैं ना कि मेरा धर्म है प्रयास करना, कार्य करना, कर्म करना, वो कर रहा हूँ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, आपकी मर्जी, आप कितना सपोर्ट करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में खनिज लवण के बारे में कि खनिज लवण में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, मनुष्य को अगर देखा जाए ना, तो मनुष्य को खनिज लवण कहीं से ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाता है, या कहा जाए कि सिर्फ पानी पी लेने से खनिज लवण मिल जाएगा, या सिर्फ भोजन कर लेने से अच्छा अच्छा भोजन कर लेने से खनिज लवण मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खनिज लवण के लिए हर चीज का रहना जरूरी है। उसमें जल भी रहेगा, भोजन भी रहेंगे, और भोजन में संतुलित भोजन रहेंगे। ठीक है, और उसमें कौन सी चीजें क्या क्या मिलती हैं, कुछ आपको धातु भी मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम धातु ही मिलते हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उपधातु या कहा जाए कि अधातु में भी आती है, लेकिन अधातु तो नहीं होता। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप नमक ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको कहा जाता है, अगर आप नमक ले रहे हैं और उसका उपयोग आपके बॉडी में किस तरह से है, तो थायराइड ग्रंथि के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, पोटेशियम ले रहे हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम ले रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फास्फेट ले रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, आयरन ले रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी में ले रहे हैं, और वो क्या करती हैं आपके दैनिक जीवन में, या आपके लिए क्यों जरूरी है, ये भी इस पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए चीज़ें भाई, देखिए सब पढ़े हैं, सब जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही होता है कि जो समय से रिवाइज करता है, जो समय से उसको पढ़ लेता है और अच्छे से पढ़ लेता है, उसी की क्या हो जाती है, तैयारी मानी जाती है। तो जो खनिज लवण है ना, हमें एक चीज़ से नहीं मिलती है। खनिज लवण एक संतुलित भोजन करने से, एक अच्छी मात्रा में जल लेने से, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने से ही हमें खनिज लवण मिलेगा। ठीक है, और ये खनिज लवण मुख्य इनका कार्य क्या है, तो ये उपापचयी जो क्रिया होती है, ठीक है, उपापचयी क्रिया जो होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। फिर से सुनिएगा, खनिज लवण जो होता है वो उपापचय जो क्रिया होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। उपापचय की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, खनिज लवण करता है। याद रखिएगा, यही सबसे मुख्य कार्य है, यही सबसे मुख्य कार्य है कि उपापचय की जो क्रिया होती है वो खनिज लवण के द्वारा ही की जाती है। खनिज लवण ही उसको क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, याद हो गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर एक गर्भवती स्त्री अगर है, ठीक है, जिसको
कहते हैं कि अगर वो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसको एक संतुलित मात्रा में, कहा जाता है कि रोज के रोज प्रतिदिन प्राय कैल्शियम और आयरन की अगर नहीं मिल रहा है या अगर उसकी कमी हो जाती है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसके लिए क्या है, नुकसानदेह है। ठीक है, उसको प्रायः क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, लेकिन वो क्या हो जाता है, नुकसानदायक होता है हमारे शरीर में। जानते हैं, आपको मैं बता दूं, हमारे शरीर में 15 से अधिक 15 से अधिक क्या होते हैं, खनिज लवण, अलग अलग माध्यम से, ठीक है, अलग अलग रूप में, ठीक है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग रूप में, ठीक है, क्या करते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 15 से अधिक, कितने, 15 से अधिक खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं और अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जिनका कुल मात्रा हमारे शरीर में, जिनका कुल मात्रा हमारे शरीर में 4 से 5% होता है, जिनकी कुल मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है, 4 से 5% होती है। याद रखिएगा, जिनकी कुल मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है, 4 से 5% होती है। ठीक है, याद रहेगा, जिनकी कुल मात्रा हमारे शरीर में क्या होती है, 4 से 5% होती है। तो मैंने कहा कि खनिज लवण हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रिया को, ठीक है, उपापचयी क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, खनिज लवण 4 से 5% हमारे शरीर में, नहीं, खनिज लवण कुल 4 से 5%, खनिज लवण कुल 4 से 5% हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 15 से अधिक होती है। 15 से अधिक होती है, इनकी संख्या क्या होती है, 15 से अधिक होती है। 4 से 5% कुल पाया जाता है, लेकिन इनकी संख्या क्या है, 15 से अधिक होती है। ठीक है, 15 से अधिक होती है। ठीक है, समझ में आई बात, इतना ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया, इतना आप समझ लीजिए। इसके बाद फिर और भी समझाऊंगा और उसको समझेंगे हम लोग। देखिए, अगर हम बात करें नमक की, ध्यान से सुनिएगा, नमक के बारे में सुनिएगा, फिर धीरे धीरे हम सबकी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। नमक की, NaCl की बात कर रहे हैं। नमक जो होता है हमारे शरीर में जो होता है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो उसे कहते हैं कि वो हमारे शरीर में 2.5 ग्राम, या कहा जाए, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 2 से 5 ग्राम हमारे शरीर में मौजूद होता है प्रतिदिन, या दैनिक जीवन में प्रतिदिन 2 से क्या होता है, 5 ग्राम हमारे शरीर में नमक पहुँचता है। ये नमक करता क्या है, तो यह एक चीज़ सुन लीजिएगा कि यह पेशियों के संकुचन में, तंत्रिका तंतु में, ठीक है, पेशियों के संकुचन में, तंत्रिका तंतु में, ठीक है, आवेग का संचरण करने में, आवेग जो मतलब जो सिग्नल आप भेज रहे हैं, जो सिग्नल, उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें इम्पल्स जनरेट होता है, उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, संचरण करने का काम करते हैं।
कौन करता है? तो नमक जो 2 से 5 ग्राम आपके शरीर में मौजूद है, आपके शरीर में जो नमक 2 से 5 ग्राम मौजूद है, यह आपके नर्वस सिस्टम में इम्पल्स को जनरेट करता है और एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? ट्रांसमिट करने का काम करता है, यानी संचरण करने का काम करता है, ठीक है। और जो धन विद्युत आयन होते हैं उसे क्या करता है? विघटित करने का या अपघटन करने का काम करने या उनको संतुलित करने का काम करता है। कौन करता है? नमक करता है। कौन करता है? नमक करता है, जिसे सोडियम क्लोराइड आप कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मैंने क्या बोला अभी मैं लिखा देता हूं आपको। पहला लिखवा रहा हूं नमक। पहला क्या है? नमक, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है। देखिए भाई, समझिएगा ध्यान से, यह हमारे शरीर में प्रतिदिन 2 से 5 ग्राम 2 से 5 ग्राम मौजूद होता है या चाहिए होता है, मौजूद होता है या चाहिए। 2 से 5 ग्राम मौजूद होता है या चाहिए। पेशियों के का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण शरीर के धन विद्युत अपघटन को संतुलित बनाए रखता है। देखिए क्या कह रहा हूँ, फिर से सुनिएगा, ठीक है। यह पेशियों का संकुचन, ठीक है, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का का संचरण शरीर में करता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपसे कि तंत्रिका तंतु, पहली भी बात क्या कहा? तो तंत्रिका तंतु पेशियों का संकुचन, पहले पेशियों का संकुचन करता है, पेशियों के संकुचन में सहायक होता है, पेशियों के संकुचन में सहायक होता है तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु, क्या बोला? तंत्रिका तंतु, ठीक है, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण करता है। तंत्रिका तंतु में आवेग, इम्पल्स, आवेग में संचरण करने का काम करता है, संचरण करने का कार्य करता है, संचरण करने का कार्य करता है, ठीक है। इतना हो गया। पेशियों के संकुचन में सहायक होता है, तंत्रिका तंतु में आवेग में संचरण करने का कार्य करता है, ठीक है। धन आयन का अपघटन करने, धनायन का अपघटन करने का कार्य करता है। अपघटन करने का काम करता है। हो गया भाई, ये क्लियर है? समझ में आया? देखिए अब ये किस में मौजूद होता है? तो जो भी आप कहते हैं कि नमक वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे साधारण नमक तो हो ही गया, साधारण नमक खा रहे हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। आपको मछली में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है, मछली में भी देखने को मिलता है। और अगर आप कहें तो मांस होता है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। कुछ सब्जियां होती हैं उसमें भी ये नमक देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? नमक की बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम आपके शरीर में कितना होना चाहिए दैनिक रूप से या प्रतिदिन कितना होना चाहिए? तो 1 ग्राम पोटेशियम होना चाहिए। यह आपका धन आयन होता है, उस वो भी किस में होता है? तो कोशिका द्रव्य में यह धन आयन के रूप में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में धन आयन के रूप में पाया जाता है। फिर से सुनिएगा, कोशिका द्रव्य में वो जो था वो क्या था? सिर्फ क्या था? धन आयन था, ठीक है,
ठीक है, वो धन आयन था, किसमें, नमक की बात कर रहा हूँ, नमक की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ये जो है, ये पोटेशियम जो है वो कोशिका द्रव्य में धन आयन के रूप में पाया जाता है। यह भी तंत्रिका तंत्र के संचरण में सहायक होता है, तंत्रिका तंत्र के संचरण में सहायक होता है। यह भी जो होता है तंत्रिका तंत्र में संचरण का कार्य करता है, पेशियों के संकुचन को बनाए रखता है। कौन, यह भी, कौन, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम जो होता है पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र के क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र का जो क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र के आवेग को संतुलित करता है। विद्युत अपघटन, ठीक है, जो धन आयन का विद्युत अपघटन होता है उसको संतुलित करता है। कौन करता है, तो कौन करता है आपका, तो पोटेशियम करता है। पोटेशियम किस में पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पोटेशियम किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिए, पहले कुछ याद ना हो तो 1 ग्राम याद रखिए प्रतिदिन। और किसको किसको संतुलित किस में पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, धन आयन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, धन आयन के रूप में पाया जाता है। पेशियों के संकुचन को संतुलित करता है या नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र में आवेग को नियंत्रित करता है, विद्युत अपघटन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये तीनों चीजें, चारों चीजें याद रखिए। तो चलिए करते हैं। पोटेशियम किसकी बात करने चल रहे हैं, तो पोटेशियम की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, पोटेशियम की बात करने चल रहे हैं। यह हमारे शरीर में प्रतिदिन 1 ग्राम मौजूद रहता है। यह सामान्यतः जीव द्रव्य में कोशिका के जीव द्रव्य में, सामान्यतः कोशिका के जीव द्रव्य में धन आयन के रूप में मौजूद रहता है। धन आयन के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है, यह पेशियों के संकुचन तंत्रिका तंतु में आवेग को नियंत्रित करता है तथा धन आयन का अपघटन करता है। ठीक है, और यह लगभग सभी खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। यह लगभग सभी खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में प्रतिदिन 1 ग्राम के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है, और ये कोशिका के जीव द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, कोशिका के जीव द्रव्य में पाया जाता है, वो भी धन आयन के रूप में मौजूद रहता है। यह पेशियों के संकुचन को और तंत्रिका तंतु में आवेग को नियंत्रित करता है
तथा धन आयन का अपघटन करता है और यह लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इतना जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए भाई, ये देखिए हो गया। अब समझिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम के बारे में क्या पढ़ना है, पहले ये ध्यान सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। कैल्शियम के बारे में पहले सुनना जरूरी है। ये लगभग 1.2 ग्राम हमारे शरीर में कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है। ये दूध से मिलता है, मछली से मिलता है, मांस से मिलता है, अंडा से मिलता है, ठीक है। ऐसे जो कैल्शियम देने वाले पदार्थ, यहाँ तक कि पालक से भी आपको कैल्शियम और आयरन मिलते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलता है। ये करते क्या है, हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। यही कैल्शियम ही। और ये क्या करते हैं, ये संतुलन का काम भी करते हैं, यानी जो तंत्रिका तंतु से जो आवेग होता है उसको भी संतुलित करने का काम करते हैं। रुधिर के स्पंदन में भी इनका क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर के स्पंदन में, किसमें, रुधिर के स्पंदन में भी इनका महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। किसका, तो हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लिखवाना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से मैं करा दे रहा हूँ। कैल्शियम यह हमारे शरीर में 1.2 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। प्रतिदिन हमेशा मौजूद रहता है। इसकी मौजूदगी से हमारे दांत व हड्डियां कठोर व मजबूत होते हैं। रुधिर तथा रुधिर का स्पंदन करता है। तंत्रिका तंतु के आवेग में भी सहायक होता है। यह हमें मांस, मछली, अंडा तथा कुछ सब्जियों से मिलता है, ठीक है। ये देख लीजिए। और वो भी सब्जी कौन सी, हरी सब्जियां, याद रखिएगा भाई, हरी सब्जियों से मिलता है ये। हो गया। चलिए देखिए, ये चीज हो गया कैल्शियम, मैंने इसमें बता दिया। अब कैल्शियम से संबंधित एक और खनिज आता है, वो होता है फास्फोरस। कैल्शियम के साथ ही होता है। कैल्शियम के साथ ही यह क्या करता है, हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम के साथ ही यह हमारी हड्डियों और दांतों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। कौन बनाता है, तो हमने अभी बात किया, फास्फोरस की बात की। ये कितना होना चाहिए, तो ये भी लगभग 1.2 ग्राम हमारे शरीर में होना चाहिए। ये भी लगभग 1.2 ग्राम हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, सिर्फ यहाँ पर देखिए ये लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, फास्फोरस
फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। चलिए शुरू से लिखा ही देते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन क्या है। मिट क्यों नहीं रहा है भाई? यह हमारे शरीर में लगभग 1.2 ग्राम मौजूद होता है, यह कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाता है तथा शरीर में उपस्थित तरल पदार्थों को संतुलित करता है। ठीक है, बस इतना ही इसमें है, फास्फोरस में बस इतना ही है। देखिए क्या करा है, यह हमारे शरीर में लगभग 1.2 ग्राम मौजूद होता है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है, मजबूत तथा कठोर बनाता है। शरीर में उपस्थित तरल पदार्थों को क्या करता है, संतुलित करने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो हमने किसके बारे में बात किया? फास्फोरस के बारे में बात किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया भाई। ये देखिए, अच्छा ये मिलता किन से है, किस मतलब जो क्या चीज़ खाएंगे कि हमको फास्फोरस मिलेगा? तो भाई दूध पिएंगे तो फास्फोरस मिलेगा, अंडा खाएंगे तो फास्फोरस मिलेगा, मांस खाएंगे तो फास्फोरस मिलेगा, ठीक है, हरी सब्जियों का उपयोग करेंगे तो फास्फोरस मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा? रागी, ठीक है, जई, बाजरा, ये सब खाएंगे तो फास्फोरस हमको मिलेगा। फास्फोरस के ये मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसकी बात करें तो वो उसी से हमारे क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, जो रक्त होते हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्यों लाल होता है हमारा रक्त, उसकी बात करते हैं। तो हम बात करने चल रहे हैं किसकी? आयरन की बात करने चल रहे हैं। आयरन यानी लोहे की बात करने चल रहे हैं कि हमारे शरीर में लोहा कितना पाया जाता है, ठीक है। आयरन की बात करने चल रहे हैं, हमारे शरीर में लोहा कितना पाया जाता है उसकी बात करने चल रहे हैं। लोहे की बात करने चल रहे हैं। देखिए, बालकों में 25 ग्राम, लड़कियों में यानी बालिकाओं में 35 ग्राम लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह बालकों में 25 ग्राम तथा बालिका में 35 ग्राम पाया जाता है। यह बालकों में 25 ग्राम और बालिकाओं में 35 ग्राम पाया जाता है। यह लाल रुधिर कणिका, हीमोग्लोबिन जिसे कहा जाता है, उसमें क्या करता है? तो ये क्या करता है हमारे शरीर में? तो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक क्या है, होता है या काम करता है। तो यह लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाने में आवश्यक कार्य
कार्य करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में आवश्यक कार्य करता है। कौन करता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य कौन करता है? लोहा करता है। कौन करता है? लोहा करता है। ठीक है। यह ऊतकों में ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है। ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है। ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है, यानी ऑक्सीकरण करने का कार्य यही करता है। ठीक है। कौन करता है? यही करता है, ऑक्सीकरण करने का कार्य। अब इसका एग्जाम्पल तो आपको क्या हम बताएं, क्या ही बताएं आपको, इसका एग्जाम्पल आपको सब आता है। ये आयरन आपको लोहा कहाँ से मिलता है, अब क्या ही बताएं। पालक खा लीजिए, आयरन ही मिलेगा। कलीजी खाइए, आयरन मिलेगा। ठीक है। मांस खाइए, आयरन मिलेगा। ठीक है। ये सब, अंडा खाइए, उसमें भी आयरन आपको मिलेगा। ठीक है। रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, आटे की रोटी खाइए, उसमें भी क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए, अब ये हो गया, मैंने इसका एग्जाम्पल भी बता दिया। अब आते हैं किस पर? आयोडीन पर। आयोडीन सबसे भाई इम्पोर्टेंट। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे शरीर में आयोडीन होता कितना है। तो 20 ग्राम आयोडीन हमारे शरीर में होता है। 20 ग्राम आयोडीन हमारे शरीर में होता है। 20 ग्राम आयोडीन हमारे शरीर में मौजूद होता है। 20 ग्राम आयोडीन हमारे शरीर में मौजूद होता है। 20 ग्राम आयोडीन हमारे शरीर में क्या होता है? मौजूद होता है। ये क्या करता है? यह थायराइड ग्रंथि में, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करता है? संश्लेषण करने का काम करता है। फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन्स, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या करता है? संश्लेषण करता है। क्या करता है? तो हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कौन? ये 20 ग्राम आयोडीन। अरे यार, ये क्या किए, अब ब्लंडर मिस्टेक हो गया। आयोडीन, आयोडीन यह थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से के द्वारा उत्पन्न थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण में क्या होता है? संश्लेषण में आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। ठीक है। आवश्यक होता है। हमारी बात, एक समुद्री कहें तो पौधा है जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है। समुद्री जो खरपतवार होते हैं उससे भी प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है। समझ में आई बात? कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो समुद्री खरपतवार होते हैं उनसे मिलता है। पत्तेदार सब्जियां अगर आप खाते हैं तो उनसे मिलता है। पत्तेदार सब्जियां अगर आप खा रहे हैं तो उनसे भी मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि सलाद जो आप लेते हैं वहाँ से भी आयोडीन आपको मिलता है। आयोडीन नमक से भी मिलता है।
तो यहाँ से क्या होता है, आपको आयोडीन मिलना शुरू हो जाता है। आपको मैंने कार्य बता दिया, ये कहाँ से मिलेगा, तो समुद्री खरपतवार जो होते हैं उनसे मिलता है, यानी पौधा जो होता है उससे मिलता है। ठीक है, यहीं तक ये क्या था, इंपॉर्टेंट था, जो आयोडीन जो हमारे शरीर में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में जस्ता पाया जाता है, हमारे शरीर में तांबा पाया जाता है, हमारे शरीर में विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। समझ रहे हैं, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको आपको क्या किया, बता दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से क्या होते हैं, क्वेश्चन उठते हैं, जहाँ से क्या होते हैं, क्वेश्चन उठते हैं। चलिए भाई, अब देखिए, जो ये तो थोड़ा सा एक आभास था आपको मैंने दे दिया, जिससे कि आप थोड़ा सा समझिए। अब देखिए आपका मेन शुरू होता है, और आपको अब डिटेल से और डिटेल में जाकर पढ़ाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। देखिए हमारे शरीर में खनिज लवण, ये तो मैंने एक बता दिया कि खनिज लवण से क्या क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया। अब जहाँ से क्वेश्चन उठता है वहाँ से सुनिए, उसको समझिएगा। हमारे शरीर में खनिज लवण का कार्य क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि हमारे शरीर में खनिज लवण क्या करता है। हमारे शरीर में खनिज लवण का एक और कार्य है कि ये कुछ अंगों को बनाता है, हमारे शरीर के कुछ अंगों को क्या करता है, बनाता है। ब्लड बनाता है, बोन्स बनाने में सहायक होता है, ब्लड बनाने में सहायक होता है, बोन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, टीथ के निर्माण में सहायक होता है। नर्वस इम्पल्स जो होते हैं, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि नर्व इम्पल्स के लिए जरूरी है। हार्मोन्स बनाने में भी इनका क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर से सुनिएगा, यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को बनाने में भी सहायक होते हैं। अब अंग उसको कहिए या चीज, जैसे भाई ब्लड क्या है, हमारे शरीर का ही अंग है। ठीक है, बोन्स हमारे शरीर का ही अंग है, टीथ हमारे ही शरीर का अंग है। ठीक है, हार्मोन्स हमारे ही शरीर में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बनाता है हमारे शरीर में, हार्मोन्स बनाने का काम करता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स के लिए जरूरी है। कौन जरूरी है, तो यही जरूरी है। कौन जरूरी है, तो खनिज लवण जरूरी है। विटामिन में भी खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। सुनते रहिए, बस ध्यान से सुनिए और चीज़ों को याद करिए। जितना आप याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चीज़ों को लिखने से अच्छा कि याद करिए, क्योंकि आपको याद वही चीज़ वहाँ पर काम देगी। लिख कर रख देने से, पोथी बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या करता है, तो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को बनाने का कार्य कौन करता है, तो क्या करता है, कौन करता है, तो खनिज लवण करता है, जिसे हम मिनरल्स एंड सॉल्ट्स कहते हैं। याद रखिए कि जिसको हम क्या कहते हैं, मिनरल एंड सॉल्ट्स कहते हैं। देखिए चीज़ों, जब आप हमसे जुड़े रहेंगे, देखिए चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन चीज़ें भूलती हैं, तो फिर उसको याद करके बताया जाता है कि नहीं ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ की कौन कौन सी चीज़ें, तो मैंने बताया आपको, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, आयरन बता ही दिया, फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका कोबाल्ट, ये भी मैंने बताया आपको। तो ये सारे जो हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। खनिज तत्व और लवण के रूप में यही चीज़ें पाई जाती है, इसी को मिलाकर खनिज लवण और क्या कहा जाता है कि खनिज और लवण का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी मिनरल्स एंड सॉल्ट का निर्माण होता है। अब ध्यान सुनिएगा, जो पहले जो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में खनिज लवण 10 ग्राम से अधिक मौजूद होगा, 10 ग्राम से अधिक मौजूद होगा, उसे माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। माइक्रो एलिमेंट कहेंगे, याद रखिएगा। जो हमारे शरीर में खनिज लवण 10 ग्राम से अधिक मौजूद होगा, उसे माइक्रो एलिमेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, माइक्रो एलिमेंट कहेंगे। फिर से सुनिए, जो खनिज लवण हमारे शरीर में 10 ग्राम से अधिक मौजूद होंगे, उन्हें हम माइक्रो एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रो एलिमेंट कहेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता, अब बताइए कौन सा बनता है, तो जो आयोडीन है, याद रखिएगा, आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में अभी बताया 20 ग्राम से अधिक होता है। 20 ग्राम से हमारे शरीर में अधिक होता है, 20 ग्राम से हमारे शरीर में अधिक होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कैल्शियम की बात करें, तो किसी भी व्यक्ति को कैल्शियम की बात करें, तो मैंने अभी शुरू में ही कैल्शियम के बारे में बताया था कि कैल्शियम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैंने अभी शुरू में बताया था। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि अगर इनका उपयोग देखते हैं, तो ये हमारे दांत को मजबूत करते हैं,
हमारे रुधिर के संचरण में सहायक होते हैं, ठीक है। नाड़ियों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। कौन? कैल्शियम जो होते हैं हड्डियों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम? तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि 10 ग्राम से अधिक जो भी खनिज लवण होंगे उन्हें माइक्रो एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रो एलिमेंट कहेंगे। देख लीजिए भाई, अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो वयस्क होते हैं और जो बच्चे होते हैं, बालक या बालिकाएं, उन दोनों में किसमें आयरन की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा कि वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में यानी बालक और बालिकाओं में आयरन की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बालक और बालिकाओं में से किस में ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो बालिकाओं में आयरन ज़्यादा पाया जाता है। फिर भी लड़के कहते हैं या जो लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन दर्द तो किसको नहीं होना चाहिए? बालिकाओं, क्योंकि उनके अंदर आयरन अधिक पाया जाता है। और सुनिएगा, आयरन का काम क्या है भाई? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में वो सहायक होती हैं। ये चीज़ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इनकी कमी होती है तो अगर आयरन की कमी हो गई तो कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ये भी आप जानते हैं, इसके बारे में भी चर्चा हो गई है। अब इतना छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं ना याद करना पड़ेगा कि हाँ अब इससे भी याद करना पड़े, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें तैयार रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं किसके बारे में? जल के बारे में। ये बता दिए थे भाई, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से उठने वाला था प्रभु, इसीलिए मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। अब आइए चलते हैं हम लोग किसको पढ़ने? वाटर यानी जल को पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। जल को पढ़ने चल रहे हैं। जल को पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। मिनरल एंड सॉल्ट पढ़ लिए हैं, अब जल को पढ़ने चल रहे हैं। जल कितना होना चाहिए? हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होता भी है, ठीक है। कितना? 70 से 75% यही होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जल 70 से 75% पाया जाता है। 70 से 75% पाया जाता है हमारे शरीर में जल, 70 से 75% पाया जाता है। याद करके रखिएगा, हमारे शरीर में जल 70 से 75% पाया जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर में जल 70 से 75% पाया जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं? जल भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। जल भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जल भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। जल जल देखिए, हमारे शरीर में 70 से 75% पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 70 से 75% पाए जाते हैं। भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। कौन पचाने में सहायक होता है? तो जल जो होता है भोजन को पचाने में सहायक होता है, यानी भोजन को पचाने का एक माध्यम बन जाता है, एक जरिया बन जाता है। के जल से हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। जल से हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। जल से हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है, ठीक है। जल हमारे शरीर के मूवमेंट, ठीक है, ताकि हमारा शरीर चल सके, ठीक है, उसके लिए, उसमें चलने के लिए या मूवमेंट करने के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। जल हमारे शरीर को चलने के लिए लुब्रिकेंट का कार्य करता है।
कार्य करता है। यानी जल तापमान को भी नियंत्रित करता है, जल हमारे शरीर को चलने में भी सहायक होता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, जल भोजन को पचाने में सहायक होता है, ठीक है। और क्या करता है, तो जल पाचन के उपरांत शरीर में किसी भी तरह की ऊर्जा आपूर्ति, ठीक है, किसी भी तरह की ऊर्जा आपूर्ति नहीं करता। यानी हमें जल से ऊर्जा नहीं मिलती है, हमें जल से ऊर्जा नहीं मिलती है, याद रखिएगा, हमें जल से ऊर्जा नहीं मिलती है, जल से ऊर्जा नहीं मिलती है, इतना जरूर याद रखिएगा। ये रहा जल के बारे में, ये चीज़ें रही क्या, किसके बारे में, जल के बारे में। ये चीज़ें कहाँ किसके बारे में रही, तो जल के बारे में रही, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है आपका, जैसे आपने जो जो चीज़ें बोली थी, किसमें, हमारे जो एनसीईआरटी का क्लास 6 का पहला भोजन के घटक में इतनी चीज़ें हैं। अभी कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाकी है लिखवाना, जिसको हम लिखवाएंगे आपको, और उसको आपको नोट करना है, उसको लगातार तैयार करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बताइए दूध में विटामिन सी पाया जाता है, वो भी पूछ सकता है कि दूध में विटामिन सी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। मछली में विटामिन ए, ठीक है, यकृत में भी विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो विटामिन B3 है, B6 है, B12 है, और के जो है वो क्या करता है, कोनल रीजन में पाया जाता है, वहाँ से उनका उत्सर्जन होता है। ये भी चीज़ें आपको बाकी है, क्योंकि वहाँ पर एक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो हमसे भी भोजन लेते हैं और उनसे इन चीज़ों का क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। ये भी हमें पढ़ना है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बाकी है बहुत कुछ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप असफल हुए हैं तो कहीं न कहीं कमी रह गई है। अगर आप सफलता चाहते हो तो जो जी जान से लग जाइए, ठीक है, मेहनत करिए। और अगर मैं वही बार बार कहता हूँ, बार बार फिर कह रहा हूँ कि सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है, लेकिन अभी हौसला बाकी है, क्योंकि अभी उड़ान बाकी है, ठीक है। परिंदे पर खोलते हैं, परिंदे पर खोलते हैं उड़ने के लिए, ठीक है, परिंदे पर खोलते हैं उड़ने के लिए, लेकिन वो हौसला कौन लाएगा, वो हौसला कौन लाएगा। जब ऊंचाई को छूना है, जब ऊंचाई को छूना है तो हौसले से हौसला बढ़ाएंगे और आगे की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को करिए, ठीक है। आपके ऊपर बहुत समस्या है, आपको मतलब समझ लीजिए कि कहते हैं कि वो स्थिति पर आप आ गए हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि किधर की तरफ जाएं, फिर भी अपने मन को मनाकर, ठीक है, अपने मन को मनाकर एक रास्ता चुने हैं, उसी रास्ते पे चलिए कि हमें कामयाब होना है। आज नहीं कल आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। जो इस कामयाबी के रास्ते में आपको छोड़ के जा रहा है वो आपका था नहीं, वो आपका होगा नहीं, वो आपसे कभी कोई मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। तो उनको छोड़िए, उनके लिए सोचिए मत, उनके लिए पछताइए मत, बस मेहनत करते जाइए। एक दिन सब हासिल होंगे, सब लौट कर आएंगे, वो डिपेंड करेगा फिर आप किसको अपनाते हैं, किसको छोड़ते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को, और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।